स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का अपना टॉपिक चल रहा था यूनिट 4 का कोलॉइड सॉल्यूशन। तो कोलॉइड सॉल्यूशन में हमने कोलॉइड बनाने की जो विधि होती है, किस प्रकार से कोलॉइड बनाते हैं, उन विधियों का चर्चा कर चुके हैं। कोलॉइड्स जो सॉल्यूशन होते हैं किस प्रकार से होते हैं, वास्तविक सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलॉइड विलयनों का शुद्धिकरण, किस प्रकार से कोलॉइड विलयनों का शुद्धिकरण करते हैं। तो कोलॉइड विलयनों की शुद्धिकरण करने के लिए मुख्यतः 3 विधि काम में ली जाती है। एक तो होती है अपवहन विधि, दूसरी विद्युत अपवहन विधि, तीसरी अति सूक्ष्म निष्पंदन विधि। तो अपवहन विधि में क्या करते हैं, इस विधि के अंदर एक जांतव्य झिल्ली से बना हुआ क्या होता है, पात्र होता है। इस पात्र के अंदर जो अशुद्ध कोलॉइड होता है उसको भर दिया जाता है। अशुद्ध कोलॉइड को भरने के बाद जो जांतव्य झिल्ली होती है उसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि यह जो वास्तविक विलयन होता है उसके कणों को तो पार जाने देती है, लेकिन जो कोलॉइड सॉल्यूशन होती है उसके कणों को पार नहीं जाने देती है। इस प्रकार से इस जांतव्य झिल्ली से वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वो इसके अंदर रह जाता है। इस प्रकार से अपवहन विधि के द्वारा हम कोलॉइड विलयनों का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट आती है विद्युत अपवहन विधि। इस विधि में जल से भरा हुआ पात्र होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, अर्थात 2 धातु की प्लेट लगी होती है। एक पॉजिटिव होती है, दूसरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसके अंदर भी जांतव्य झिल्ली से बना हुआ क्या होता है, पात्र होता है। इसमें क्या भरा होता है, अशुद्ध कोलॉइड सॉल्यूशन भरा होता है। तो इसमें से जो कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं उसके कण तो बाहर नहीं जाते, लेकिन जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है उसके कण क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर जो वास्तविक सॉल्यूशन के जो कण होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है उन पर क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। और जो जांतव्य झिल्ली से बना हुआ पात्र होता है उसमें सिर्फ कोलॉइड सॉल्यूशन शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत अपवहन विधि के द्वारा हम कोलॉइड विलयनों का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है अति सूक्ष्म निष्पंदन विधि। अति सूक्ष्म निष्पंदन विधि में हम जानते हैं कि जो सामान्य फिल्टर पेपर होता है उस फिल्टर पेपर में से कोलॉइड विलयन क्या हो जाते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जब हम इसे एसिटिक अम्ल वाले संकुचन या संसूचक में डुबोते हैं तो जो इसमें क्या हो जाता है, जो उसके कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत बारीक हो जाते हैं, जिसके कारण जो कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं उसके कण बाहर नहीं जा पाते। इस प्रकार से हम अति सूक्ष्म निष्पंदन विधि के द्वारा कोलॉइड विलयनों का शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोलॉइड विलयनों की विशेषता। नेक्स्ट क्या आता है, कोलॉइड विलयनों की विशेषता। कि कौन कौन सी विशेषता कोलॉइड विलयनों में पाई जाती है। तो जो कोलॉइड विलयन होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कोलॉइड विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। अर्थात इसमें जो परिक्षेपित प्रावस्था होती है, परिक्षेपित माध्यम होते हैं, दोनों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और कोलॉइड विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। नंबर फर्स्ट, इनकी प्रकृति कैसी थी, विषमांगी होती है। अर्थात कोलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। सेकंड, जो कोलॉइडी विलयन होते हैं सामान्य फिल्टर पेपर में से
सामान्य फिल्टर पेपर में इसे पृथक नहीं किए जा सकते, लेकिन जब हमें इसे अशुद्ध कॉलाइडों का पृथक्करण करते हैं तो इसके लिए हम जानतव्य झिल्ली से बने हुए पात्र का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है जो कॉलाइड कण होते हैं। कॉलाइड कण होते हैं उन पर समान आवेश पाया जाता है। कॉलाइड कणों पर समान आवेश पाया जाता है, अर्थात जब कॉलाइड कणों में प्रतिकर्षण होता है तो इस आधार पर उनका स्थायित्व बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है समान आवेश होता है। नेक्स्ट आती है वैद्युत कण संचलन। जो कॉलाइड विलयन होता है उसमें वैद्युत कण संचलन की प्रकृति पाई जाती है, अर्थात जब हम अशुद्ध कॉलाइड विलयन होते हैं उनका क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो उसमें जानतव्य झिल्ली से बने हुए पात्र में अशुद्ध कॉलाइड को भर देते हैं। और जो जिसमें धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, धातु के जो छड़ या इलेक्ट्रोड होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिरे होते हैं। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो वास्तविक सॉल्यूशन के जो कण होते हैं उन धातु की छड़ों पर निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार से वैद्युत कण संचलन भी इनकी क्या होती है, विशेषता होती है। नेक्स्ट आता है ब्राउनी गति। जो कॉलाइडी सॉल्यूशन होते हैं वो ब्राउनी गति दर्शाते हैं, अर्थात इस प्रकार के सॉल्यूशनों में जिग-जैग प्रकार की गति पाई जाती है, अर्थात इनमें क्या होता है, समान आवेश पाया जाता है। समान आवेश होने के कारण यह प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जिसके कारण यह जिग-जैग या ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट गुण आता है इनका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव वह प्रभाव होता है जब हम प्रकाश पुंज को किसी सॉल्यूशन में से गुजारते हैं तो सॉल्यूशन में उस विलयन के जो कण होता है उनका पुंज दिखाई देता है, तो यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब हम वास्तविक विलयन व कॉलाइड सॉल्यूशन में से को प्रकाश पुंज में से गुजारते हैं तो जो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, लेकिन जो कॉलाइड सॉल्यूशन होते हैं उसके कण कॉलाइड सॉल्यूशन के कण होते हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात इनके जो कण होते हैं उसमें प्रकाश पुंज को हम प्रकाश पुंज में से गुजारते हैं तो वे क्या होते हैं, कण के रूप में या एक पुंज के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्थायित्व। अर्थात जो कॉलाइड सॉल्यूशन होते हैं समान आवेश होने के कारण इन सॉल्यूशनों का क्या होता है, स्थायित्व होता है। इसके बाद आते हैं जो कॉलाइड सॉल्यूशन होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। विषमांगी प्रकृति का होता है, निस्पंदन पाया जाता है, समान आवेश होता है, वैद्युत कण संचलन होता है, ब्राउनी गति दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं और स्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, कॉलाइड सॉल्यूशन की विशेषता। इसके बाद आता है कॉलाइड सॉल्यूशन पर आवेश। नेक्स्ट आता है कॉलाइड सॉल्यूशन पर आवेश कि किस प्रकार से कॉलाइड सॉल्यूशन पर आवेश उपस्थित हो जाता है। कॉलाइड सॉल्यूशन पर जो आवेश होता है, हम जानते हैं कि जो कॉलाइड सॉल्यूशन होता है उन कॉलाइड जो बड़े सॉल्यूशन होते हैं, अर्थात जो कॉलाइड के जो बड़े कण होते हैं उन कणों को चक्की में जब हम पीसते हैं तो इनमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो कॉलाइड कण होते हैं उन पर क्या आ जाता है, कॉलाइड कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो चक्की में जब हम इन बड़े वाले कॉलाइड कणों को पीसते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने के कारण ये कण क्या हो जाते हैं, ये कण पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं और आवेश का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात आंशिक रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है जब हम किसी कॉलाइड में क्या होती है, निस्पंदन की प्रक्रिया पाई जाती है।
निस्पंदन में कैप्टिकरण का गुण पाया जाता है। कोलॉइड सॉल्यूशन में कैप्टिकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात जो कोलॉइड के कण होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाती है, अवक्षेपण का उनमें गुण पाया जाता है। जैसे अपने पास कोई कोलॉइड है FeOH का होल 3 कोलॉइड सॉल्यूशन है, जब इसे हम FeCl3 वाले विलयन में से गुजारते हैं तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से कोलॉइड सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, एक परत निक्षेपित हो जाती है, अर्थात जो कोलॉइड होता है उसके ऊपर एक अवक्षेप वाली परत क्या हो जाती है, बाहर एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण ये कोलॉइड होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, एक निक्षेपित या कैप्टिकरण का गुण पाया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है जो कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ कोलॉइड अम्लीय होते हैं, कुछ कोलॉइड क्षारीय होते हैं। जब कोलॉइड अम्लीय क्षारीय होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण उन कोलॉइड सॉल्यूशन पर पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो कोलॉइड होते हैं उनमें आयनों के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब किसी पॉजिटिव आयन के ऊपर कोलॉइड सॉल्यूशन का पॉजिटिव आयन होता है उसके ऊपर यदि किसी सॉल्यूशन की नेगेटिव परत आकर जमा हो जाती है तो उसके कारण भी उन कोलॉइडों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोलॉइडों का स्थायित्व। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने कोलॉइड सॉल्यूशन होता है उसका स्थायित्व किस प्रकार से होता है। कोलॉइड का स्थायित्व हम जानते हैं कि कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं उसमें समान प्रकार के कण पाए जाते हैं। समान प्रकार के कण होने के कारण इन कणों पर क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। प्रतिकर्षण हो जाने के कारण ये कण क्या होते हैं, अपने इसी गुण के कारण स्थायित्व बनाए रखते हैं। लेकिन जब कोलॉइड का पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा पास आ जाता है, अर्थात कुछ कणों में आकर्षण हो जाता है, तो उस समय उसमें स्कंदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात निक्षेपण की प्रक्रिया उनमें क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो कोलॉइडों का जो स्थायित्व होता है वो समान आवेश होने अर्थात प्रतिकर्षण की उपस्थिति में ही होता है, जिसके कारण उसमें स्कंदन या अवक्षेपण का गुण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से कोलॉइडों का स्थायित्व होता है। तो कोलॉइडों के स्थायित्व को लेकर एक नियम दिया गया जिसे हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं। हार्डी-सुलज़े का नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग अर्थात हार्डी-सुलज़े ने बताया कि जिस आयन पर धनायन या ऋणायन का मान जितना अधिक होगा, धनायन या ऋणायन का मान जिसका जितना अधिक होगा वह आवेश उतना ही क्या होता है, हार्डी-सुलज़े के नियम के अनुसार जिस आयन का जब हम किसी कोलॉइड सॉल्यूशन में वैद्युत अपघट्य के अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्कंदन अर्थात वो विलयन होता है, आयनों में टूटने लग जाता है। तो जिस आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अधिक जितना होगा उतनी ही उसमें स्कंदन की क्षमता भी अधिक पाई जाएगी, अर्थात स्कंदन की जो क्षमता होती है वो उस पर जो आवेश होती है, आवेश की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात स्कंदन की क्षमता उतनी ही अधिक होती है जितनी कि उस पर आवेश की संख्या अधिक होती है।
जैसे एल्युमिनियम +3 में स्कंदन की क्षमता अधिक होती है क्योंकि इस पर आवेश का मान अधिक होता है। Mg+2 में उससे कम होती है और Na+ में उससे कम होती है। तो यही हार्डी-सोल्जे का नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी कॉलॉइड सॉल्यूशन में विद्युत अपघट्ट या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन अपने अपघट्टों में टूट जाता है, अर्थात जो जितना अधिक आयन आवेशित होता है उस आयन की स्पंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यही हार्डी-सोल्जे का क्या नियम, जैसे एल्युमिनियम +3 पर की स्पंदन क्षमता अधिक होगी और Na+ की स्पंदन क्षमता कम होती है। उसके बाद आता है रक्षक कॉलॉइड। नेक्स्ट टॉपिक आता है रक्षक कॉलॉइड की क्या होती है। रक्षक कॉलॉइड हम जानते हैं कि कॉलॉइडी सॉल्यूशन उनकी प्रकृति के आधार पर या कणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही, एक होता है द्रव विरोधी कॉलॉइड सॉल्यूशन। जब हम द्रव स्नेही कॉलॉइड के चारों तरफ द्रव विरोधी कॉलॉइड की परत जमा हो जाती है, या जैसे कोई क्या द्रव विरोधी कॉलॉइड है, ये कौन सा कॉलॉइड है, द्रव विरोधी कॉलॉइड है, और इसके ऊपर यदि द्रव स्नेही कॉलॉइड की क्या परत हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, तो ये क्या करता है, जो द्रव विरोधी कॉलॉइड होता है उससे क्या करता है, इसको दूर हटाने का कार्य करता है, अर्थात इस वाले कॉलॉइड के लिए एक रक्षक परत के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या कहलाता है, रक्षक कॉलॉइड कहलाता है। रक्षक कॉलॉइड में क्या होता है, जैसे कॉलॉइड होते हैं दो प्रकार के, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। जो द्रव विरोधी कॉलॉइड होता है उसके ऊपर क्या हो जाती है, द्रव स्नेही की परत जमा हो जाती है, या द्रव स्नेही के ऊपर द्रव विरोधी कॉलॉइड की परत निक्षेपित हो जाती है, जिसके कारण वह उसके जो अन्य आयन होते हैं उससे क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। तो ये होता है अपना रक्षक कॉलॉइड। उसके बाद नेक्स्ट आता है पाइसीकरण या एमल्सीकरण। नेक्स्ट आता है पाइसीकरण। पाइसीकरण या एमल्सीकरण के आधार पर जो विलयन बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, अर्थात पाइसीकरण या एमल्सीकरण में परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ये क्या होता है, पाइसीकरण की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। एक तो क्या होता है, जल में तेल का क्या होता है, पाइसीकरण होता है, और दूसरा होता है तेल में जल का पाइसीकरण। तो पाइसीकरण में क्या होता है, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों उपस्थित होते हैं, अर्थात दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस दोनों को क्या कहते हैं, पायस या पाइसीकरण कहते हैं। जैसे जब हम जल में तेल का क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और तेल में जल का बनाते हैं। तो जब हम जल में तेल का बनाते हैं, अर्थात जल क्या होता है, इसमें परिक्षेपण माध्यम होता है, और तेल क्या होती है, परिक्षिप्त अवस्था होती है। इसी प्रकार तेल में जल का बनाते हैं तो जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है, तेल होता है, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो क्या होती है, जल होती है। तो इस प्रकार से एमल्सीकरण या पाइसीकरण पाया जाता है। जब हम जल में तेल का बनाते हैं तो जल क्या होती है, उसमें परिक्षेपण माध्यम होता है, और तेल क्या होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। और तेल में जल का होता है तो परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, उसमें जल होती है। उसके बाद जो पायस बनाने की विधि आती है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पायस बनाने की विधि कि किस प्रकार से पायसों का निर्माण किया जाता है। जो पायस बनाने की विधि होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे जो दो कण होते हैं,
इसमें क्या करते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन के जो दो कण होते हैं उन कणों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ने के लिए आपस में क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। अर्थात किसी चक्की के द्वारा उनको क्या करते हैं, किसी चक्की या अन्य किसी माध्यम के द्वारा उन कणों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसे क्या करते हैं, विपायसीकरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, इस प्रक्रिया में जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है उस कोलॉइड सॉल्यूशन के बड़ों कणों को छोटे छोटे कणों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अर्थात उन कणों को जमाकर या उबालकर उन्हें क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। जो विपायसीकरण की जो क्रिया होती है वह पायसीकरण की क्रिया के जस्ट विपरीत होती है। पायसीकरण में दोनों के कणों को जोड़ दिया जाता है और विपायसीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें कोलॉइड सॉल्यूशन के कणों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पायसों के अनुप्रयोग, कि पायसों के क्या अनुप्रयोग होते हैं। पायसों के अनुप्रयोग, तो नंबर 1 उपयोग होता है इसका जो क्रीम होती है, क्रीम या फिर जेल। क्रीम या जेल बनाने के लिए हम पायसीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है साबुनीकरण की प्रक्रिया। साबुनीकरण की प्रक्रिया अर्थात जब हम जैसे कोई गंदे कपड़ों को धोने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। तो जो साबुन या डिटर्जेंट होता है उसमें क्या होता है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक क्या होता है, आयनिक सिरा होता है जो कि कैसा होता है, जल विरोधी सिरा होता है, जो कि उस गंदगी से चिपक जाता है और वहां से उन जो गंदगी के कण होते हैं उनको क्या कर देता है, हटा देता है। तो इस क्रिया में भी पायसों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो सामुद्रीकरण की प्रक्रिया होती है उसे मिसेलीकरण की प्रक्रिया भी किया जाता है, अर्थात एक मिसेल का निर्माण करती है। उसके बाद आता है जो धातु कर्म होते हैं। धातु कर्म में धातु के सल्फाइड अयस्कों के संशोधन में हम विधि लेते हैं झाग पिलवन विधि। एक विधि होती है झाग पिलवन विधि जो कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। तो इस विधि का उपयोग भी हम इस विधि का जो उपयोग करते हैं वो भी किसके अनुप्रयोग होते हैं, पायसों के अनुप्रयोग होते हैं। झाग पिलवन विधि का उपयोग किसमें किया जाता है, जो कि जब हम धातु कर्मों का अर्थात धातु कर्मों से धातुओं का संशोधन करते हैं तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्कों की जिनमें क्या पाई जाती है, अशुद्धि पाई जाती है। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम झाग पिलवन विधि का प्रयोग करते हैं। झाग पिलवन विधि में चीड़ का तेल काम में लेते हैं जो कि पायसों के क्या होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है जो दूध होता है। दूध में क्या होता है, एक पायस होता है। दूध में क्या होता है, एक पायस होता है जो कि जल में बसा का क्या होता है, पायस होता है। दूध क्या होता है, जल में बसा का पायस होता है। अर्थात जल की मात्रा क्या होती है, जल तो क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है और बसा परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। तो दूध भी पायस होता है जो कि जल में बसा का क्या होता है, माध्यम होता है। उसके बाद आता है कोलॉइडों के अनुप्रयोग। जो कोलॉइड सॉल्यूशन होती है उनके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है कोलॉइडों के अनुप्रयोग। कोलॉइडों के अनुप्रयोग, जो कोलॉइडों का अनुप्रयोग होता है, रक्त का थक्का जमने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। जब हम रक्तस्राव को रोकने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। तो जो कोलॉइड होते हैं उसका उपयोग किया इसमें किया जाता है रक्त के थक्के को रोकने के लिए। जो फिटकरी होती है, जब हम शरीर में किसी स्थान पर रक्त निकल जाता है
तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, फिटकरी लगाते हैं। तो फिटकरी लगाने पर क्या हो जाती है, वहाँ से ब्लड निकलना रुक जाता है और जो फिटकरी होती है वो कोलॉइड की तरह बिहेव करती है। सेकंड आता है जो जैसे हम साबुन तेल दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं वो भी क्या आते हैं, कोलॉइड होते हैं। नेक्स्ट आता है जो नदी होती है, नदियों में जो डेल्टा का निर्माण होता है वो भी क्या होते हैं, कोलॉइड के अनुप्रयोग होते हैं। जब समुद्र का जल नदियों में आकर मिलता है या नदियों का जल समुद्र में जाकर मिलता है तो उस समय क्या होता है, जो नदियाँ होती है वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी क्या होता है, कोलॉइड के अनुप्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आता है जो आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये भी क्या है, कोलॉइड के अनुप्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आता है रबर उद्योग में। नेक्स्ट कौन सा आता है, रबर उद्योग में। रबर उद्योग में हम सब जानते हैं कि रबर होती है उसका निर्माण किससे होता है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अर्थात जब रबर में बहुलीकरण या वल्कनीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा रबर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें भी कोलॉइडों का अनुप्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है वाहित मल के निष्कासन में। जो फैक्ट्रियों के द्वारा जो वाहित मल होता है अर्थात जो अपशिष्ट शेष बच जाते हैं उन अपशिष्टों पर कोलॉइडी सॉल्यूशन का क्या कर दिया जाता है, कोलॉइडी सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है और जो कुछ भी शेष जैसे कुछ भी काम का या कच्ची सामग्री के रूप में रहता है वो क्या रहता है, अवक्षेपित परत के रूप में रह जाता है। तो इस प्रकार से वाहित मल के निष्कासन में भी हम कोलॉइडों का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है जेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जेल। तो जेल होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जेल। बेजल यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था तो क्या होती है, ठोस। और परिक्षेपण माध्यम कैसा होना चाहिए, द्रव। तो इस प्रकार की जब हम सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है, कोलॉइड सॉल्यूशन जेल कहलाती है। जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है इसमें द्रव, जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो क्या होती है, द्रव होती है। और परिक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। अर्थात ठोस की मात्रा अधिक होती है और परिक्षेपित प्रावस्था होती है द्रव, उसकी मात्रा कम होती है। तो जेल क्या होता है, परिक्षेपित प्रावस्था द्रव व परिक्षेपण माध्यम ठोस दोनों को मिलाकर जब हम अवयवों का निर्माण करते हैं या फिर जब किसी भी प्रकार की जो अवस्था निर्माण होती है वो क्या कहलाती है, जेल कहलाती है। अर्थात परिक्षेपित प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस दोनों को मिलने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। ये जेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अप्रत्यास्थ जेल, सेकंड होते हैं प्रत्यास्थ जेल। जो अप्रत्यास्थ जेल होते हैं इनकी प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात इनकी प्रारंभिक व अंतिम अवस्था सेम होती है। लेकिन जो प्रत्यास्थ जेल होते हैं इनकी प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात प्रत्यास्थता का इनमें गुण पाया जा सकता है। इसकी प्रारंभिक स्थिति जैसे हम रबड़ को क्या करते हैं, खींचने पर क्या हो जाती है, वो लंबी हो जाती है। जब इसे छोड़ते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में हो जाती है। तो प्रत्यास्थ जेल में भी क्या होता है, जब हम इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, अर्थात खींचने का गुण पाया जाता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये क्या होती है, अपनी नीचे आकृति विकृत हो जाती है। लेकिन जब इसमें से हम किसी दाग को हटा देते हैं तो ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जैसे इसका उदाहरण ले लो, किसी भी जैसे कोई सॉल्यूशन होता है, जैसे किसी भी चीज का फूलना, जैसे कोई भी चीज होती है वो क्या होती है, फुलाते हैं। जैसे कोई भी
चीज़ होती है, जेल होती है, वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। कोई भी सामग्री सूख जाती है तो जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो ये क्या हो जाती है, फिर से जल योजित हो जाती है। जल योजित होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, प्रत्यास्थ प्रकृति हो जाती है। अर्थात प्रकृति में पहले चेंज होता है, उसके बाद क्या हो जाती है, पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाती है। इसी प्रकार से जो संकुचन की प्रक्रिया भी इसमें पाई जाती है। अर्थात जो कोई जेल क्या होता है, अपनी प्रत्यास्थ अवस्था में होता है, अर्थात फैली हुई अवस्था में होता है। जब इसमें से हम द्रव अवस्था को निकाल देते हैं तो उसमें संकुचन हो जाता है, तो इसमें संकुचन का भी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट आता है अंतःशोषण। जो जैव पदार्थ होते हैं उनमें अंतःशोषण के भी क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। अर्थात अंतःशोषण की प्रक्रिया के द्वारा ये फूलकर, अंतःशोषण के द्वारा क्या करते हैं, ये जल को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण जब इन्हें हम जल में रखते हैं तो ये फूलकर क्या कर, जल को अवशोषित करके फूलकर क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, अर्थात जल का अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्या है, अपनी फोर्थ यूनिट कोलॉइड सॉल्यूशन आज यहाँ पर क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या आती है, कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था ग्राम का जो विसरण नियम दिया था, ग्राम के विसरण नियम के अनुसार कोलॉइड दो प्रकार के, मतलब जो विसरण विलयन होता है दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइड और कोलॉइड। कोलॉइडों के टाइप पढ़े थे, किस प्रकार से कोलॉइड विलयन का निर्माण किया जाता है, उनका शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से जो पायसीकरण की प्रक्रिया होती है, एमल्सीकरण किस प्रकार से होता है, जेल क्या होता है, किस प्रकार से जेलों में कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ। तो ये क्या आपकी फोर्थ यूनिट यहाँ पे आपकी होती है फिनिश। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट की चर्चा